हेलो बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा होल्डिंग कंपनी के ऊपर है। इसमें हम होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग जानेंगे, होल्डिंग कंपनी क्या होती है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जाता है, उसके अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड मीनिंग। मेनली जो कवर करने वाले हैं, तो पहला है डेफिनेशन एंड मीनिंग। दूसरा है कि होल्डिंग कंपनी जो है वो डेफिनेशन तो हो ही गई है। होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स बनाने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट नंबर है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है। सेकंड है तुम्हारा मॉनेटरी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। थर्ड है तुम्हारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और इन सबको हम अकाउंट्स में कहाँ शो करेंगे, और इनको शो करते ही हम अकाउंट मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो होगी उसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, होल्डिंग कंपनी की मीनिंग क्या है। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है कि कोई ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी के शेयर जो हैं वो मोर देन 50% होल्ड किए हुए हैं, अपने पास में रखे हुए हैं, वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके पास में मोर देन 50% शेयर आ जाते हैं उसका उस कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है। वो कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और उनका जो डिसीज़न है वही उस कंपनी को मान्य होता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा मतलब उसका इंट्रोडक्शन, वो क्या होल्डिंग कंपनी होती क्या है। होल्डिंग कंपनी का कंपनी एक्ट के अनुसार उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या दी गई है। तो पहली डेफिनेशन है जो कि द अदर कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई दूसरी कंपनी जो किसी कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए डिसाइड करती है कि कंपनी के लिए आगे करना क्या है। दूसरा क्या है, वेयर इज द फर्स्ट maintained company is an existing company in respect of which the holds of preference share issued before the commencement of the act have the same voting rights in all respect as the holders of equity share exist of control more than half of the total वैल्यू पावर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी की 50% से ज़्यादा की वैल्यू के जो होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो यदि किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा वैल्यू के शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं तो वो कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। वो कौन कौन से शेयर हो सकते हैं, तो वो प्रीफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गई कंपनी एक्ट के अनुसार इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं कि होल्डिंग कंपनी का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ थोड़ी थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी से कौन कौन सी चीज़ें उसका रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है। तो पहला कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट की कॉपी चाहिए होती है। कॉपी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए होता है। कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट की कॉपी भी चाहिए होती है उसको।
ये सब अधिकार हैं उसके। अ कंपनी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की ऑडिटिंग रिपोर्ट्स भी चाहिए होती है। अ सेटलमेंट इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी interest in the subsidiary company at the end of the accounting year of the subsidiary company. सब्सिडरी कंपनी का जितना भी इंटरेस्ट है, मतलब जितना भी उसकी जो इनकम है उसका पूरा स्टेटमेंट उसको चाहिए होता है। Deal of material changes with have the occur between the end of the financial year or the subsidiary company and end of the financial year of the holding company. सब्सिडरी कंपनी की जो मटेरियल है उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए होती है कि मटेरियल चेंजेस, मटेरियल की जो प्राइस है उसमें किस तरह से चेंज हो रहे हैं, या फिर हमको मटेरियल कंट्रोल किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें ही ये होल्डिंग कंपनी ही मेंटेन करती है। अब हम आगे चलते हैं कि होल्डिंग कंपनी जो है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनाती है, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनेगा। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, कैश फ्लो बनेगा, अकाउंट एक्सपेक्ट टिपिकली नोट्स जो रहते हैं, मतलब ऐसे कुछ अफेयर्स या ऐसे कुछ मामले रहते हैं जो हमको होल्डिंग कंपनी को देने पड़ते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग रहती है, मतलब ऑडिटर्स की रिपोर्ट, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स रहती हैं। कंसोलिडेशन ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड करना मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब एक होल्डिंग कंपनी है और दूसरी सब्सिडरी कंपनी है, तो दोनों कंपनियों की एक साथ एक ही प्रपत्र में, एक ही स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनेगी। तो वो किस तरह से बनाएंगे हम। पहला शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड द शेयर ऑफ माइनॉरिटी। दूसरा है डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड द वेरियस सब्सिडरी कंपनीज मस्ट बी सेम। इफ दे आर नॉट सो, necessary adjustment must be made before the consolidation. Date of acquisition of the control in subsidiary company, intercompany owning, revaluation of the fixed asset as on the date of acquisition, depreciation adjustment on the revaluation amount, etc. तो बैलेंस शीट में क्या क्या रहता है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो एक तो होल्डिंग कंपनी रहती है उसकी तो बैलेंस शीट रहती है, उसके अलावा जो सब्सिडरी कंपनी रहती है उसकी बैलेंस शीट से हम क्या क्या एड करते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर है वो तो होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया इन्वेस्टमेंट में, तो वो शेयर इन्वेस्टमेंट से कैंसिल हो जाते हैं। बचता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो उसकी लाइबिलिटी होती है, जिसको हमको लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है। फिर इसके अलावा हमको बैलेंस शीट बनाते समय कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल आती है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब जब हमने बिजनेस को परचेस किया या इन्वेस्टमेंट किया, किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको ख़रीदने में हम उस बिजनेस को ख़रीदने में या उसका जो उसकी जो होल्डिंग है उसको ख़रीदने में हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो, क्योंकि हम एक बिजनेस को ख़रीद रहे हैं, तो वो भी एक कैपिटल है, और कैपिटल रिजर्व, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल रिजर्व बनेगा, और अगर लॉस हुआ तो वो गुडविल बनेगी।
तो इसके लिए बेसिकली एक फार्मूला है, वो फार्मूला कुछ इस तरह से है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मान के चल रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये मान के चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,50,000 रुपये है। मतलब इसने 7,50,000 रुपये में होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। उसमें से क्या क्या माइनस करना है, मतलब जो चीज़ें इसको उस कंपनी को खरीदते समय जो भी एसेट उसको मिलेगी उस चीज़ों को माइनस करना है। तो जैसे कि सबसे पहले तो उसकी फेस वैल्यू, जितने शेयर उसने खरीदे हैं 50% के अलावा, 50% के अलावा मतलब जितने भी उसने खरीदे हैं शेयर उसकी वैल्यू, प्लस उसका सरप्लस, प्लस उसका कैपिटल रिजर्व, प्लस उसका जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व जो वो दिखा रहा है। जिसमें जो डेवलपमेंट रिजर्व होते हैं वो एज इट इज़ ऐसे ही दिखाए जाते हैं कंपनी की, होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हम सिर्फ कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और सरप्लस ही लेंगे। उनको टोटल करके, मतलब क्या क्या टोटल किया हमने, सबसे पहले हमने जितने शेयर खरीदे हैं उसकी शेयर कैपिटल, हमको मिलने वाला कैपिटल रिजर्व, हमको मिलने वाला जनरल रिजर्व, हमको मिलने वाला सरप्लस का हिस्सा, उसको टोटल कर करके हमने इसको इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास में आया 1,50,000 रुपये। ये क्या आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है हमको मिलने वाली अमाउंट से इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये ज़्यादा है, तो ये हमने हमारी गुडविल आ गई, क्योंकि हमने इसको 1,00,000 इस बिज़नेस को 1,50,000 रुपये ज़्यादा देकर या उसके ज़्यादा रुपए दे कर के ख़रीदा है, या इसको कह सकते हैं हमको 1,50,000 का हमको इस बिज़नेस को ख़रीदने में घाटा हुआ है। इसी तरह से अगर ये जो अमाउंट है अगर ये 8 लाख रुपए का होता और यहाँ पर हम 7,50,000 में से 8 लाख माइनस करते तो 50,000 रुपये का जो अमाउंट बचता, तो क्या है वो कि हम 50,000 रुपये कम पैसे दे करके बिजनेस ख़रीदा है। तो ये हमारे लिए क्या होती, ये हमारे लिए कैपिटल रिजर्व होती। अब आगे चलते हैं हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमने जितने परसेंट की होल्डिंग ले रखी है उसका हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। माइनॉरिटी मीन्स क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है उसमें से हमने 82% की होल्डिंग कर रखी है और बाकी की जो 20% की होल्डिंग है और दूसरे 4 लोग उसमें शामिल हैं। हमारी तो 80% के और जो 20% के उसमें 4 लोग शामिल हैं। तो वो जो 4 लोग, वो जो 20% है वो माइनॉरिटी है और जो हमारे पास में जो 80% है वो होल्डिंग कंपनी का है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय हमको उसका रेशो निकालना होता है, होल्डिंग कंपनी का और उसका माइनॉरिटी का। उसका रेशो निकालने के बाद हमारी जितनी भी, जैसे कि हमारा कैपिटल रिजर्व है, हमारा जनरल रिजर्व है, हमारा सरप्लस है जो हम इसमें जोड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करते समय जोड़ते हैं, तो उसमें से माइनॉरिटी का जो हिस्सा रहता है उसको माइनस करके जोड़ा जाता है। और माइनॉरिटी का जो हिस्सा है पूरा टोटल अमाउंट करके उसको हमको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमको शो करना होता है उसको। अब जरा हम एक क्वेश्चन देखते हैं। H Limited acquired 25,000 share in S Limited in 31st March 2010 at the cost of 2,75,000. Fixed assets were revalued at the ₹3,28,000. Find minority interest. Minority interest निकालना है हमको।
ये इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो एच लिमिटेड एक्वायर 25,000 शेयर इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के शेयर कितने हैं? 10 रुपये वाले 2,70,000 शेयर हैं, मतलब 27,000 शेयर हैं और इसने एक्वायर किए हैं 25,000 शेयर। तो माइनॉरिटी के शेयर कितने हो गए? 2,000 शेयर माइनॉरिटी के हो गए। तो इनका जो रेशो आया वो कितना आया? 2/27। अब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो शेयर कैपिटल है 2,70,000, उसका 2/27 करेंगे तो 20,000 की शेयर कैपिटल हो गई इसकी। ये हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस कितने का है इसका? 3,60,000 रुपये का रिजर्व और सरप्लस है। उसका 2/27 निकालेंगे, वो भी 20,000 रुपये है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट, जो फिक्स्ड एसेट है इसकी, उसको जो रिवैल्यूएशन उसका किया गया तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ, मतलब एसेट को बेचा गया तो उसमें होने वाला जो प्रॉफिट था वो कितना था? 38,000 रुपये का था। तो 3,60,000 का जो रिजर्व था उसमें से हमने उसका हमने 2/27 निकाला तो कितना आया? 2/27 मतलब कितना परसेंटेज बनता है इसका? उसका 2/27 निकाला तो वो आया हमारे पास भी 20,000 रुपये। तो इन 3,60,000 में से 20,000 माइनस किया, और ये जो 38,000 रुपये हैं जो हमारे जो एसेट को हमने बेचा या एसेट का फिर से रिवैल्यूएशन हुआ तो उसमें जो हमको प्रॉफिट हुआ वो हमने इसमें जोड़ दिया। उसका भी हमको 2/27 निकालना है। तो ये आ गया तुम्हारा 68,000। तो ये जो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 20,000, 20,000 और 28,000, ये आ गया तुम्हारा 68,000 तुम्हारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बैलेंस शीट बनाते समय हम क्या करेंगे? तो इसके अलावा हमको और क्या देखना है? तो सबसे पहले जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है और सब्सिडरी कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किए हैं, वो दोनों इन्वेस्टमेंट और वो होल्डिंग कैंसिल हो जाती है, उसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल। एच लिमिटेड की 5 लाख थी और एस लिमिटेड की 2,70,000 रुपये थी। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब इकट्ठी बनाना है हमको। ये अलग अलग दिखा रहा है, ये सच नहीं है, ये तो इलस्ट्रेशन नंबर अलग, दूसरा थर्ड आ गया ये। इसकी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको ये सारी चीज़ें हमको, अब ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाला इसको हमको कहाँ शो करना है? तो इसको हमको शो करना है लाइबिलिटी साइड में। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2010। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ इज फुल्ली पेड अप, 5 लाख और 2 लाख रुपए। जनरल रिजर्व 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60 और 35,000।
क्रेडिटर्स 80,000 एंड 60,000। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट 3 लाख एंड 1 लाख, 60% शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट। ये जो है ये इन्वेस्टमेंट है 1,62,400 रुपये का। इसको क्या करना है हमको, ये कैंसिल हो जाएगा। करंट एसेट 2,77,600 और 2,39,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो 60,000 के हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एस लिमिटेड एक्वायर द शेयर ऑफ 1 April 2009 in which date general reserve and profit and loss account of S Limited showed balance of the 40,000 and the rupees 8,000 respectively, not part of preliminary expenses was written off during the year ending 31st March 2010. Prepare the consolidated balance sheet of H Limited and S Limited ऑन 31st March 2010। देखिए क्या क्या निकालना है इसको सॉल्यूशन में। सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। तो जनरल रिजर्व क्या बता रहा है कि इसके पास में 40,000 और 8,000 का जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8,000 था, 48,000। इसमें से इसने क्या किया, प्राइमरी एक्सपेंसेस जो हमारे 6,000 रुपये के थे वो माइनस कर दिए। अब ये प्राइमरी एक्सपेंसेस जो है वो क्या और राइट ऑफ हो गए हैं, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब हमारे पास में कितना कैपिटल रिजर्व बचा है, कैपिटल प्रॉफिट 42,000 बचा। रेवेन्यू प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, तो इसके जो जनरल रिजर्व हैं किसके, सब्सिडरी कंपनी के, और इसका जो सरप्लस है उसमें से रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट निकालना है। क्योंकि कंपनी किस तारीख को होल्ड हुई थी, 1 अप्रैल 2009 को। तो और इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो कब बनती है, 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च बनती है। तो इसमें तो पूरा पूरा आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंपनी का जो एक्वायरमेंट है, मतलब कंपनी को कब एक्वायर किया, 1 अप्रैल के बजाय सितंबर में या अक्टूबर में एक्वायर किया हुआ था तो हम ये निकालते।